कर देते हैं हम कर रहे हैं बच्चों, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी केमिस्ट्री के लिए। चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और सिर्फ 10th के लिए ही नहीं बच्चों, ये आपका 11th 12th के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि ये आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करता है। भैया और तो आप ये पूरा चैप्टर करवाओगे लास्ट तक? जितना कितना इसमें क्या कटा है क्या कुछ? नोमेनक्लेचर बहुत सारा कटा था। इसमें नोमेनक्लेचर का कट गया पूरा। पर भैया हमारी मैम बोल रही थी कि नोमेनक्लेचर वाला जो पार्ट है वो भी तुम्हें सीखना जरूरी है। जरूरी तो है बेटा, सीखना तो चाहिए, पर वैसे ही बहुत बड़ा चैप्टर है, तो कुछ अगर कट गया है तो हम काट हाँ ही अच्छा लेते भैया। हैं। भैया। ठीक है, चलो हाँ कोई बात नहीं। मैं एक बार इसका, मैंने ना इस चैप्टर का देखा नहीं है कौन सा पोर्शन कटा था, तो आज की क्लास में तो हम करते ही हैं। आज की क्लास के बाद मैं अगली क्लास में चेक करके आऊंगा क्या पोर्शन कटा है ढंग से। ठीक है, अच्छा देखो बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बहुत आपको ब्रीफिंग दे देते हैं। ठीक है, हमें पढ़ना है किस किस चीज के बारे में। सबसे पहले हमें पढ़ना है कार्बन के बारे में और उससे बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं कार्बन की बात करता हूं आपसे, कार्बन के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हो? ये कार्बन एक एलोट्रोप है। इसका एटॉमिक नंबर 12 है। अरे पागल आदमी, एलोट्रोप। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 12। ये गलत। मतलब इससे दो 6। बनते हैं। इसका अच्छा एटॉमिक 6, नंबर क्या है सॉरी बच्चों? सॉरी सॉरी। 6। अच्छा, अगर इसके हम मास की बात करेंगे, एटॉमिक मास की, तो इसका एटॉमिक मास कितना है? ये तो नहीं है 12 नहीं। ये इसका 12 है। ठीक है, 12 अच्छा यू लिखते कंफ्यूज हैं हो हम। गया था। यू लिखते हैं या एम यू लिखते हैं भाईबंद अब की शादी। क्या हो गया, किसकी शादी हो गई कशिश? किसी चलो अब ध्यान से देखना बच्चों, ये जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको इस चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले पता होनी चाहिए। और अगर आपको ये चीजें नहीं पता है ना, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान से इनको अभी सीख लेना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी पहले आपको प्रीवियस नॉलेज भी दे रहा हूं, ताकि हम जब इस चैप्टर को स्टार्ट करें तो हमारे पास अच्छा खासा ज्ञान हो, ताकि हमें चीजें आसानी से समझ में आए। इस साल की केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर यही है, और इस साल की केमिस्ट्री का सबसे मुश्किल चैप्टर भी यही है। आई बात समझ में? और इस साल के लिए भी और अगले आने वाले 2 सालों के लिए भी सबसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो भी यही है केमिस्ट्री के, अगर मैं रिस्पेक्ट से बात करता हूं तो। आई बात समझ में? तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है, और नंबर आए या ना आए, इस चैप्टर की आपको नॉलेज जरूर होनी चाहिए, चीजों के बारे में पता जरूर होना चाहिए। आई बात समझ में? तो देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। इसका एटॉमिक मास क्या होता है? 12 यू होता है, या एएमयू भी बोलते हैं हम। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं इसमें? मैंने आपको 6। 9th 6 क्लास में बताया था कि जो एटॉमिक 6 नंबर होता है उसमें उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, 6। और उतने ही उसमें क्या होते हैं? नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी। इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होते हैं। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? अरे भैया वो माइनस करते हैं ना। हाँ, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलके 12 बनता है, तो इसका मतलब न्यूट्रॉन भी क्या होंगे? 6 होंगे इसके अंदर। 6। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें, देखो अब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके हिसाब से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाते हैं। जैसे सबसे पहले तो ये कार्बन का न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, इसके बाहर जो पहला वाला शेल होता है, अब हमें पता है कि पहले वाले शेल में हम मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, है ना? तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले वाले शेल में है, तो बाकी बचे हुए जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो हमारे दूसरे वाले शेल में घूम रहे होते हैं, है ना? ये 2 3 4। ठीक है, ये इसका एक तरह से वो हो गया, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और अगर आपसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से बटे हुए हैं। जैसे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2,4। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, मास होता है 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 6 होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी 6 होते हैं, न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं। और 6 इलेक्ट्रॉन बटे कैसे होते हैं? पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके अगले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमारी कार्बन की बेसिक बातचीत है, जो आपको अभी 9th क्लास में इतनी तो आपको नॉलेज होनी चाहिए थी, है ना? अब देखो बच्चों, एक दो बातें और कि ये हमारा, आप जानते हो कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? भैया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 118। 118। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है हमारे पास, वो है अराउंड
110 से 118, ठीक है, 118 ले लो। ठीक है, अब इन 118 एलिमेंट्स में से एक पूरा चैप्टर ऐसा जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बारे में है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये चैप्टर, ये जो एलिमेंट है, ये हमारे लिए कितना जरूरी है ना। बाकी किसी एलिमेंट के बारे में तो आपने चैप्टर नहीं देखा पूरा कि ऑक्सीजन एंड इट्स कंपाउंड या नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। चैप्टर है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये 118 एलिमेंट्स में से अगर एक चैप्टर सिर्फ इसके ऊपर है और सबसे बड़ा चैप्टर है, और केमिस्ट्री की पूरी एक ब्रांच इसके ऊपर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी केमिस्ट्री के लिए, है ना। टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं जिसमें से इस एलिमेंट के ऊपर ही हमारा पूरा चैप्टर है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वो सब हम चैप्टर में आगे आगे देखते रहेंगे, कैसे कैसे क्या क्या होता रहता है, ठीक है। बाकी आपको और कैसे इंपॉर्टेंट है, एक दो बातें और की, जैसे आपको मैंने एक बार पिछली 9th क्लास में बताया था शायद, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमंस हो, चाहे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सबके सबकी बॉडी में कार्बन तो होता ही होता है ना। सबकी बॉडी किससे बनी है, कार्बन से बनी है। इसी तरह जब हम फॉसिल फ्यूल की बात करते हैं, पेट्रोलियम या कोल की बात करते हैं, तो हमारे फ्यूल देखो, हमें फ्यूल की कितनी ज्यादा जरूरत होती है, फ्यूल भी हमारे कार्बन से बने हुए हैं, है ना। तो दुनिया भर की चीजें कार्बन से ही बनी हुई है। एक तो इसलिए भी इसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कार्बन से बने हुए हैं, सब में कार्बन है। और जो नॉन लिविंग चीजें जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जो फ्यूल है, वो भी हमारा, उसमें भी कार्बन का कंटेंट काफी ज्यादा है, तो इसलिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है चैप्टर हमारे लिए, ठीक है। अब देखो, जब हम इसके कंपाउंड्स की बात करेंगे, ये हमने कार्बन की बात कर ली, थोड़ा सा कार्बन के कंपाउंड्स की बात करेंगे। कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। अब देखो, ये आप चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हो, और चैप्टर नंबर 3 में आपने आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था, है ना। कार्बन हाँ भैया, कंपाउंड्स में आयनिक जाने से हाँ पहले भैया। कंपाउंड्स। इसको हम होल्ड पे रखते हैं, और थोड़ा सा ना आयनिक कंपाउंड को रिवाइज कर लेते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स क्या आते हैं हमारे। आयनिक कंपाउंड्स आप लोगों को पढ़ाए गए हैं चैप्टर नंबर 3 में, है ना, मेटल्स और नॉन मेटल्स में, जिसमें हमारे पास क्या होता था, एक मेटल होता था जैसे कि सोडियम है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती थी 281। एक नॉन मेटल होता था जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती थी 287, है ना। तो हर कोई क्या करना चाहता है, हर कोई स्टेबिलिटी अटेन करना चाहता है ना, हर कोई स्टेबल होना चाहता है ना। एटम्स भी स्टेबल होना चाहते हैं, और हाँ स्टेबिलिटी भैया। के लिए क्या करते हैं, इनका एक ही मकसद होता है कि स्टेबिलिटी का मतलब होता है क्या, स्टेबिलिटी का मतलब होता है शेयरिंग और गेनिंग आउटर मोस्ट, इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड, हाँ भैया, अच्छा भैया। स्टेबल होना। ठीक है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है इनके लिए, कि इनका जो सबसे बाहर वाला शेल है वो पूरी तरह भरा हुआ होना चाहिए। अगर वो पूरी तरह भरा हुआ है तो ये खुश है, नहीं तो ये खुश नहीं। अब जैसे सोडियम की बात करें तो इसकी 281 है, अब सबसे बाहर तो 8 होने चाहिए, पर इसका तो 1 है ना। तो ये क्या कर सकता है, या तो 1 गिरा सकता है या 7 उठा सकता लूज कर सकते हैं। है ना। हाँ या भैया। तो 1 लूज कर सकता है या 7 गेन कर सकता है, पर 1 लूज करना इसके लिए ज्यादा आसान है, तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है ना। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन ये गिरा देता है इधर, तो और बन क्या जाता है, 28 बन जाता है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो गई, तो ये अपना स्टेबल हो गया, ठीक है। इसी तरह क्लोरीन को भी 8 करने हैं, तो ये क्या करता है, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, अब ये या तो 1 इलेक्ट्रॉन गिरा उठा है वो सकता है, उठा लेता है। या तो 1 इलेक्ट्रॉन उठा सकता है या 7 गिरा सकता है, पर 7 गिराने से अच्छा 1 उठा लेगा, है ना। तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, और ये क्या बन जाता है, 288 बन जाता है। तो ये क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन के हिसाब से तो स्टेबल हो जाते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन के हिसाब से तो ये क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। चार्ज पर रहता है इनके पास। हाँ, लेकिन आपको 9th क्लास में एक चीज और बताई गई थी कि एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है, उसमें उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं, और उसमें उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, है ना। तो सोडियम में इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसके अंदर 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, पर 1 इलेक्ट्रॉन इसने गिरा दिया। अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, पर प्रोटॉन कितने हाँ हैं, भैया। 11 प्रोटॉन्स है ना। हाँ भैया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, पर प्रोटॉन्स तो कितने हैं, 17 प्रोटॉन्स है। इसमें क्या है, प्रोटॉन एक फालतू आ गया, एक प्रोटॉन फालतू हो गया, तो सोडियम के ऊपर प्लस का पॉजिटिव चार्ज लग चार्ज हो जाता है, गया। इसके ऊपर प्लस का चार्ज लग जाता है, और इस क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की ज्यादा हो नेगेटिव। गया तो इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज लग जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन के हिसाब से तो स्टेबल हो चुके हैं, लेकिन इनके ऊपर चार्ज आ गया, और आपको पता है अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये ना चाहते हुए भी एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं, और एक बॉन्ड बना लेते हैं यहाँ पर। इस बॉन्ड को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, और इस बॉन्ड से जो बनने वाले कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड्स आयोनिक कंपाउंड्स। फॉर्म्ड बाय भैया
आयनिक बॉन्डिंग। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? आयोनिक कंपाउंड। जैसे आजकल बायोनिक चिप आ रही है ना आपके फोन्स में। हाँ अभिषेक तुम क्या कह रहे हो? भैया मैं कह रहा हूँ कि जब हम Na की वो Cl के साथ रिएक्शन कराएंगे तब बनेगा ना आयोनिक बॉन्ड। हाँ रिएक्शन नहीं करेंगे, ये अपने आप ही होता है नेचर में। हाँ भैया, ठीक है, अच्छा कंपाउंड्स बनने के लिए आप एटम्स की रिएक्शन नहीं कराते हो, रिएक्शन कराते हैं हम कंपाउंड्स की। ठीक है, तो ये फिर जो कैसे हो जाते हैं भैया? ये अपने आप मतलब ही बनते, कैसे? ये अपने आप हो रही है, ये चीज अपने आप हो रही है। ठीक है। हाँ भैया। हाँ ये बच्चों आयनिक कंपाउंड के बारे में था, अभी तक हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं करा है, ये आयनिक कंपाउंड के बारे में था। ठीक है, जहां पर हम देख रहे थे कि कोई या तो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या हो रहा है, या तो कोई गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, है ना, या या कोई कोई लूज कर रहा है। लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसके लिए जो चीज ज्यादा आसान पड़ रही है वो अपने हिसाब से वो कर दे रहा है। कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा है। ठीक है, और जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये कैसे बनते हैं? एक चीज और लिख लेते हैं यहाँ पर, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं आयोनिक बॉन्डिंग के थ्रू। ये कैसे बनते हैं? बाय गेन और हाँ बाई लूज ऑफ गेन लॉस इलेक्ट्रॉन। लूज। ठीक है, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन करते हैं। ये क्या करते हैं? ये लेन देन में विश्वास रखते हैं। ठीक है, कि तू ले ले और मैं दे देता हूं, या मैं ले लेता हूं तू दे दे। ठीक है, इनके बीच में ये सब बातें होती हैं, ये आयनिक कंपाउंड्स की बात हो गई। ठीक है, अब जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जो आपको अभी तक पता होना चाहिए था, आपके हिसाब से दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं। एक होते हैं हमारे आयनिक कंपाउंड, ठीक है, और दूसरे होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब ये कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये हमको चीज देखनी है। ठीक है, तो ये चीज बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्बन की बात करते हैं, कि जैसे सोडियम के बारे में हमने देखा, सोडियम का नेचर क्या है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा ही हर बार, है ना, इसके बाहर तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये साथ लेने की कोशिश तो कर नहीं सकता कभी भी, ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉन दिया ही करेगा, है ना, इसलिए हमेशा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। इसी तरह क्लोरीन का नेचर क्या है कि हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लेगा ही, अब 7 इलेक्ट्रॉन अपने दे थोड़ी देगा, नेगेटिव हो जाएगा भैया। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा, तो इसलिए इसके ऊपर हमेशा नेगेटिव ही चार्ज आया करेगा। अच्छा कार्बन के बारे में बताओ, कार्बन क्या पसंद करेगा? अगर हम अगर हम गेन बात करेगा। करते हैं हाँ कार्बन की, तो कार्बन की हमने देखा कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो है 2,4, यानी कि इसका जो छोड़ भी बाहर सकता वाला है वो भी शेल है, कर सकता है। इसका जो बाहर वाला शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। अब चाहिए क्या स्टेबिलिटी के लिए? चाहिए क्या स्टेबिलिटी के लिए? इसको चाहिए कि भाई मेरे जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर हैं कितने? 4। तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, या तो 4 लूज कर ले। या तो 4 चार लूज इलेक्ट्रॉन कर ले। लूज कर ले, है ना। तो बाहर से देखने में ऐसा लग रहा है, ऊपर से देखने में ऐसा लग रहा है, दूर से देखने में ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बड़ा सही आदमी है, इसके पास तो दो दो ऑप्शन है। जैसे सोडियम के पास तो एक ही ऑप्शन था कि ये तो भैया गिरा ही सकता है, लेने की हिम्मत तो इसमें है नहीं 7 इलेक्ट्रॉन, है ना, और क्लोरीन के पास भी एक ही ऑप्शन था कि ये एक इलेक्ट्रॉन ले ही सकता है, 7 इलेक्ट्रॉन अपने देने की हिम्मत तो इसमें है नहीं। पर कार्बन का तो बड़ा सही है यार, ये तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है ना। तो बोलते हैं ना दूर के ढोल सुहावने होते हैं और दूसरे की थाली में रखा हुआ खाना ज्यादा सुंदर लगता है, ज्यादा टेस्टी लगता है ना। पर जब है कार्बन की, हाँ वो होता है ना, दूसरे का लंच ज्यादा टेस्टी लगता है, दूसरे का लंच खाने में मजे आते हैं, अपना लंच खाने में अच्छा उतने भैया। मजे नहीं आते। तो दूर से देखने में ऐसा लगता है सब के सब एलिमेंट्स बोलते हैं यार कार्बन यार तेरा तो सही है यार, तू तो इलेक्ट्रॉन 4 गेन भी कर सकता है, 4 लूज भी कर सकता है। लेकिन जब पास आके कोई कार्बन से बात करता है तो कार्बन उन्हें अपनी दिक्कतें बताता है कि मेरे साथ क्या दिक्कतें हैं। देखो इसकी दिक्कतें देखो कि इफ इट ट्राइज टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गिराना चाहे अपने, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गिराना चाहे। अब बच्चों इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, आज मैं आपको केमिस्ट्री में, आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप केमिस्ट्री में थोड़ा सा अंदर की तरफ घुस रहे हो। आज तक आपने केमिस्ट्री कुछ पढ़ी नहीं है 9th क्लास तक, अब आपको एटम्स के अंदर थोड़ा सा घुसा रहा हूं मैं, ठीक है, तो ध्यान से देखना। ये देखो ये हमारा मान लो कार्बन का न्यूक्लियस है, ठीक है, इसका ये है पहला शेल जिसमें है 2 इलेक्ट्रॉन, और ये है दूसरा शेल
जिसमें है 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ठीक है, अब अच्छे से समझना बच्चों, और अच्छे से समझोगे तो इंटरेस्ट भी आएगा। ठीक है, आपको पता चलेगा कि हाँ चीजें कितनी लॉजिकल है। अब देखो, इसका एटॉमिक नंबर है 6, है ना, यानी कि इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं? प्रोटॉन्स हैं इसके अंदर 6, 6 और इलेक्ट्रॉन्स भी इसके अंदर कितने हैं? 6। ठीक है, अब देखो ऐसा तो है नहीं कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक बार में गिरा देगा, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन। होता क्या है, देखो जो एटम की स्टेबिलिटी है, जो एटम्स हमारे स्टेबल हैं, वो एटम्स की स्टेबिलिटी इस तरीके से है कि ये न्यूक्लियस के अंदर हमारे 6 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, इस तरह से 6 प्रोटॉन्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और बाहर 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। और ये जो 6 प्रोटॉन्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स को ना जकड़ के रख रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन उड़ के बाहर चले जाएंगे। आई बात समझ में? ये सभी के सभी प्रोटॉन्स जो हैं, 6 प्रोटॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन पर जोर लगा रहे हैं और उसको जकड़ के रख रहे हैं। ठीक है, कोई जैसे होता है ना, रस्सी से बांध के रख दिया है, सबको खींच रहे हैं कि कोई बाहर ना चला जाए। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन है कि ये जो 6 प्रोटॉन्स है, इन्होंने 6 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखा हुआ है, जकड़ के रखा हुआ है, इसलिए जो हमारा एटम है स्टेबल है। ठीक है, अब देखो, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो लूज करने के बाद क्या होगा, मान लो ये इलेक्ट्रॉन चला गया। अब सिनारियो क्या है कि प्रोटॉन्स इसके अंदर कितने हैं? 6 हैं, पर इलेक्ट्रॉन्स अब कितने हो गए इसके अंदर? 5 हो गए कि नहीं हो गए? 5 हो गए भैया। 5 हो गए। अब एक बात बताओ, पहले 6 प्रोटॉन मिलकर 6 इलेक्ट्रॉन के ऊपर बल लगा रहे थे, अब 6 प्रोटॉन मिलकर 5 इलेक्ट्रॉन के ऊपर बल लगा रहे हैं, तो अब तो और ज्यादा फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा? आप ये सोचो कि ये रस्सी खींचने वाला गेम है, टग ऑफ वॉर वाला गेम होता है ना, जिसमें यहाँ पर मान लो ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 5 6। ठीक है, और इस तरफ हमारे प्रोटॉन्स हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 प्रोटॉन जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रख रहे हैं, और ये जो रस्सी है इसका बैलेंस बना हुआ है। अब यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ठीक है, आपने उसमें थोड़ी गर्मी दी, जो भी दी एनर्जी दी, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर ताकत आई और वो चला गया। अब ये एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद क्या है, देखो यहाँ पर प्रोटॉन्स हैं 6 और इलेक्ट्रॉन्स हैं केवल 5, तो अब तो ये इनको और ज्यादा ताकत से अपनी तरफ खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे? जो ये रस्सी है ये इस इनकी तरफ चली जाएगी, नहीं चलेगी? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 5 ही इलेक्ट्रॉन बचे। अब देखो बच्चों, ये चीज आप 11th क्लास में जाके पढ़ोगे, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लूज इंथैल्पी। दो टर्म्स होती हैं, इलेक्ट्रॉन गेन अच्छा भैया, इंथैल्पी, और इसी तरह होती है इलेक्ट्रॉन लूज इंथैल्पी। इसका मतलब होता है, अगर मैं इसकी बात करूं, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को लूज कराने के लिए आपको उसमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। अब देखो ऐसे तो इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, आप जब उसको थोड़ा नीचे से गर्म करोगे, उसमें एनर्जी दोगे, तो वो इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज इंथैल्पी का मतलब होता है कि आप उसमें कितनी एनर्जी दे रहे हो ताकि वो इलेक्ट्रॉन निकल जाए उसमें से, है ना। आपने इसमें ऊर्जा दी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ये इसकी इलेक्ट्रॉन लूज इंथैल्पी है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन जब गेन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है। अब देखो यहाँ पर मान लो आपने इसको थोड़ी सी एनर्जी दी, यहाँ पे आपने क्या करा, इसको मान लो 10 जूल की एनर्जी दी, ठीक है, तो इसने आपको ये रिजल्ट लेके दिखा दिया कि अब 6 प्रोटॉन बचे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन बचे। अब यहाँ पर अगर आपको एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पहले के मुकाबले कम ताकत लगानी पड़ेगी या और ज्यादा ताकत देनी पड़ेगी उसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? अब यहाँ से अगर आप इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन खींचना चाहते हो, बाहर निकालना चाहते हो, 6 प्रोटॉन्स मिलकर 6 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं और आप उनकी पकड़ से उसको बाहर निकालना चाहते हो एक और इलेक्ट्रॉन को, तो पहले के मुकाबले कम एनर्जी लगानी पड़ेगी या ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी? हाँ शाबाश, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। मान लो आप 100 जूल की एनर्जी लगानी पड़ेगी, है ना। और जब आप 100 जूल की एनर्जी लगा दोगे तो आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा कि अब बचे हैं प्रोटॉन 6 और इलेक्ट्रॉन बचे हैं 4। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं भैया? 4 ज्यादा इलेक्ट्रॉन। क्यों लगानी पड़ेगी? कम कम है ना इलेक्ट्रॉन्स, तो वो तो मतलब कम एनर्जी में भी निकल जाएंगे। प्रोटॉन्स थोड़ी खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, आप बाहर से देखो, ये जो प्रोटॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को जकड़ के बैठे हुए हैं, बाहर जाने नहीं दे रहे, और आपको इनको इनके चंगुल से बाहर निकालना है। 1 मिनट भैया, इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं कि प्रोटॉन्स खींच रहे हैं, ये पहले बताओ। प्रोटॉन्स जो हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। हाँ भैया, हाँ। और आप क्या कर रहे हो, आप इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालना चाहते हो, बाहर खींचना चाहते हो,
हाँ भैया। है ना। तो पहले तो हाँ 6 प्रोटॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया इजीली। पर अब 6 प्रोटॉन मिलके 5 इलेक्ट्रॉन पे ताकत लगा रहे हैं, तो और ज्यादा जकड़न हो गई है ना, और ज्यादा उसको जोर से खींच रहे होंगे। तो इसलिए हमको पहले से ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ी, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा पावरफुल हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन थोड़े कमजोर हो रहे थे। आई बात समझ में? हाँ भैया। ठीक है। अब इसी तरह देखो, अब 6 प्रोटॉन से और 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अब अगर मेरे को एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है यहाँ से, तो मेरे को क्या करनी पड़ेगी? और ज्यादा ज्यादा। एनर्जी लगानी पड़ेगी कि नहीं लगानी पड़ेगी? ये एनर्जी हाँ भैया। लगाने के बाद मुझे मिलेगी ये सिचुएशन कि प्रोटॉन्स बचे हैं 6 और इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं 3। अब ये काम मेरे को कब तक करना है? 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने मतलब ये हट जाएगा तो 2 ही बचेंगे। तो 2 ही बचने के लिए क्या होगा, यहाँ पर मैं एक बार और लगाऊंगा, यानी कि 10,000 जूल की एनर्जी लगाऊंगा, तब जाके मेरे जो है प्रोटॉन्स होंगे 6 और इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे 2। अब ये मेरी वो कंडीशन आ जाएगी कि इसका पहला वाला शेल पूरी तरह भरा हुआ है। अब एक बात बताओ बच्चों, कि आपने टोटल कितनी एनर्जी लगा दी? 10,000 प्लस 1000, 11,000 प्लस 100 और प्लस 10, यानी कि 11,110। 1210। 11,110 ना, हाँ भैया। 11,110 जूल की आपको एनर्जी लगानी पड़ी, तब जाके आप इस वाली सिचुएशन को पॉसिबल बना पाए कि उसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दी। अब देखो, हम अगर लैब में बात करें, जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम इतनी एनर्जी लगा सकते हैं। पर आपको लगता है कि नेचुरली इतनी एनर्जी लगा पाएंगे इलेक्ट्रॉन्स अपने आप? नहीं भैया। है ना, ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आई बात समझ में? आप अगर जबरदस्ती बैठ जाओ कि हमें इलेक्ट्रॉन खींचने ही खींचने हैं, तो आप लैब में तो एनर्जी लगा लगा के निकाल दोगे। हम तो न्यूक्लियस को भी तोड़ देते हैं एनर्जी लगा के, है ना, न्यूक्लियर रिएक्शंस में देखा था हमने। लेकिन अपने आप ये चीज होनी इम्पॉसिबल है, इतनी एनर्जी लगाना अपने आप क्या है, इम्पॉसिबल सा है। ठीक है, एक सेकंड रुकना बच्चों। हाँ भैया। हाँ ठीक है, तो ये वाली सिचुएशन क्या है हमारी? दिस इज इम्पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। आई बात समझ में? अब देखो, अगर दूसरी सिचुएशन के बारे में बात करें, इफ इट ट्राइज टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन, एक सेकंड रुक जाओ बच्चों। हाँ हाँ बच्चों देखो, तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करता है, तो देखो फिर से हम बनाते हैं, यहाँ पर इस सिचुएशन को बना लेते हैं और लेके जरा इससे बातचीत करते हैं। ठीक है, इनको कर लेते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये कार्बन का भी बना लेते हैं एटॉमिक मॉडल सा, ये बना लिया। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब खेल क्या है, अब खेल बदल चुका है। अब खेल बदल चुका है और खिलाड़ी बदल चुके हैं। ठीक है, अब खेल ये है कि इसको इलेक्ट्रॉन और लेके आने हैं अपने शेल्स में। ठीक है, तो देखो पहले थे 6 प्रोटॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 6 प्रोटॉन्स मिलके 6 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं। अब बाहर से मान लो अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जब एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ पर क्या होगा, 6 प्रोटॉन्स होंगे और 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, हाँ 7 भैया। इलेक्ट्रॉन होंगे। बच्चों देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, आपको मैंने बताया था, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन में होता है, तो असल में वो बाहर की तरफ निकलना चाह रहा होता है ना। अगर मैं इस पॉइंट पर आपसे बोलूंगा कि इस पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इस पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन ये होगी, इस पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। हम क्या करते हैं, उस पॉइंट पर टेंजेंट बना लेते हैं ना। अगर टेंजेंट कोई रहते हैं उसके। ऑब्जेक्ट हाँ भैया। सर्कुलर मोशन में होता है, तो हम उस पॉइंट पर टेंजेंट बना के उसकी डायरेक्शन पता कर लेते हैं। जैसे कि आप एक रस्सी घुमा रहे हो, सोच लो कि आप एक रस्सी घुमा रहे हो, जिस पॉइंट पर वो आप उस रस्सी को छोड़ोगे, जैसे कि आपने इस पॉइंट पर छोड़ा, तो ये रस्सी जो पत्थर है ये इस एक भी तरफ आप निकल बाहर जाएगा। की तरफ ऊपर फोर्स लग जाती रहा है। होता है उस पे, इसकी हाँ, वजह से हाँ है निकलना ना। चाहते हैं। तो ये क्या होगा, ये इस तरफ बाहर की तरफ इस डायरेक्शन में चला जाएगा, टेंजेंशियल पाथ में चला जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन सभी के सभी बाहर निकलना चाह रहे हैं और ये प्रोटॉन्स इनको अंदर की तरफ खींच रहे हैं। सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, बाहर की तरफ निकलना चाह रहे हैं और सभी प्रोटॉन्स उनको अंदर की तरफ खींच रहे हैं। अब एक बात बताओ, जैसे जैसे
जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाते जा रहे हो, मान लो आपने इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए, ये कर दिए, और अल्टीमेटली 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद आपने ये कर दिया। अब एक बात बताओ, अगर ये सिचुएशन आप ले आए तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे प्रोटॉन्स के मुकाबले, है ना। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे हाँ हमारे, भैया। बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। ये 1 2 हाँ भैया। 3 4, ठीक है। ये इसकी वजह से क्या, कम्यूटेशन होएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि ये सारे के सारे इन प्रोटॉन्स के बंधन को तोड़ देंगे। ये जो बंधन है ना, कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाह रहे हैं और प्रोटॉन उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं, इस बंधन को तोड़ देंगे और सारे के सारे एटम्स जो है बाहर निकल के भग जाएंगे। आई बात समझ में। इसीलिए ये हाँ 4 इलेक्ट्रॉन कभी गेन भी नहीं कर पाएगा। आई बात समझ में। मतलब भैया ये इतनी एनर्जी लगा नहीं सकते कि इतने सबको एक साथ लेके आ जाए, नहीं, मतलब इसके पकड़ सके। इसके न्यूक्लियस में इतनी पावर नहीं है कि ये 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सके। अच्छा भैया। ठीक है, हम्म। यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन कैन नॉट होल्ड 6 नहीं 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके नहीं रख सकता। देखो यहाँ पर ये आपको समझाता है। अगर आप बच्चों, में बार बार आपसे ही कहता हूँ कि एनसीईआरटी को जरूर पढ़ा करो, समझ नहीं आती तब भी पढ़ा करो, एनसीईआरटी में आपको सब चीज मिलेगी। अब देखो जितनी भी मैंने आपको बातें बताई ना, उन सबका निचोड़ ये बस 2 पॉइंट है। बातें मैंने आपको बहुत बता दी, देखो समझाने का बहुत कुछ है, पर जो याद करने की चीज है वो बहुत कम है। ये सब तो मैं आपको बेसिक अच्छा भैया बता रहा था। याद खाली 2 ही करने हैं? हाँ, ये सब मैं आपको बेसिक बता रहा था, ठीक है, जिससे कि आपको चीजें समझ में आ चुके, समझ में आ जाएं। ठीक है, अब मैं आपको सीधा क्वेश्चन लिखवाऊंगा जो क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, ये समझ गए ना सभी बच्चे हाँ कंडीशन। भैया। हाँ भैया। देखो एक बार इस पॉइंट हाँ को भी भैया। रीड करवा देता हूँ। कहता है कि in the case of carbon it has 4 electron in its outermost shell and need to gain or lose 4 electron to attain configuration. If it were to gain or lose electron, if it could gain 4 electron and form C4 negative ion, but it would be difficult for the nucleus with 6 proton to hold on 10 electron. वो कह रहा है अगर C4 नेगेटिव वो बनाता है ना, अगर वो C4 नेगेटिव बनाने की कोशिश करे, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन गेन, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो उसके प्रोटॉन्स में 6 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस में इतनी ताकत नहीं है कि वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाएगा। और अगर वो 4 होल्ड कर इलेक्ट्रॉन सकते हैं लूज भैया। करना चाहे और C4+ बनाना चाहे, तो हमें इतनी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक हाँ है, भैया। मतलब नेचुरली पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों में से कुछ भी काम नहीं कर सकता, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता। तो फिर सवाल ये आता है कि ये कर क्या सकता है। ये तो किसी के कुछ तो साथ करेगा कंपाउंड, भैया। ये कंपाउंड ही नहीं बना पाएगा ये तो किसी के साथ। सबके सब देखो, सोडियम तो अपना एक गिरा के कंपाउंड बना लेता है, क्लोरीन अपना एक उठा के कंपाउंड बना लेता है, कार्बन बेचारा ना तो 4 गिरा सकता है ना ही 4 उठा सकता है। ठीक है, तो ये करेगा क्या वो तो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको एक क्वेश्चन लिखवाएंगे कि एक्सप्लेन वाई कार्बन cannot form ionic compounds। कार्बन जो है वो आयनिक कंपाउंड्स क्यों नहीं बना सकता। ठीक है, तो इसका जब हम सोल्यूशन लिखेंगे तो हम बोलेंगे कार्बन कैन नॉट फॉर्म ionic compounds because, और दोनों कंडीशंस को डिस्कस कर लेंगे। पहली कंडीशन क्या है कि इफ इट ट्राइज टू लूज 4 electrons and form C4+ ion, it would require a very large amount of एनर्जी। ठीक है, तो उसको क्या लगेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। ये क्या कहता है कि 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर, इट वुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन लिविंग बिहाइंड दिस। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल नेचुरली। ठीक है, भैया
हाँ, भैया ऐसे तो जो सल्फर होता है उसमें भी या तो ऐसे ही इसको होता है। या इसको ऐसे कर दो, इतना ही लिख लो, ठीक है। सल्फर में क्या होता है? 16 होता है उसका एटॉमिक नंबर। फिर भैया उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी क्या 2 बन 8 जाएगी? 10। अच्छा, अच्छा ये 2 8 ये 10 और 6 हो जाएगी। हाँ भैया ठीक है, भैया ठीक है। तो ये तो सीधा 2 इलेक्ट्रॉन गेन मैं करेगा। कुछ और सोच रहा था। करेगा ये हाँ तो। भैया। ये मेरे को लग रहा है कोहली के अर्धशतक पे ध्यान है इसका। है अरे नहीं नहीं भैया ऐसा नहीं है। अगला पॉइंट देखो, इफ इट ट्राइज टू गेन 4 electrons and form C4 नेगेटिव आयन, आयन्स क्यों लिख रहा है भाई तू, आयन लिखना। इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर a 6 proton nucleus to hold 10 electrons, ठीक है। तो 6 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बच्चों अभी तक आपको ये चीज है जो आपको नोट्स में लिखनी है, बाकी आप ये सब अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन यही पहला क्वेश्चन है जो मैं हमेशा क्लास में लिखवाता हूँ इस चैप्टर की, ठीक है। ये ठीक है। अब देखो, हाँ ये भैया। हमने कार्बन की बात कर ली कि कार्बन तो कर नहीं पा रहा भैया, कार्बन के बस की हो नहीं पा रही, ठीक है। कार्बन एक क्या बोलते हैं, नाकारा निकम्मा सा लड़का देखा जा रहा है, ठीक है, कि कार्बन जो है कुछ भी नहीं कर पा रहा, गेन भी नहीं कर पा रहा, लूज भी नहीं कर पा रहा। अब बेचारा कार्बन करेगा क्या, ठीक है। तो बच्चों आपने सुना होगा कि क्या बोलते हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है ना, और मजबूरी का नाम ही महात्मा गांधी है। तो आयनिक कंपाउंड ये नहीं बना पा रहा, ही इलेक्ट्रॉन्स, आविष्कार की देन है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है ना, नहीं भैया, आपत्ति ही आविष्कार की देन है। ठीक है। क्या? कह रहा है आपत्ति ही आविष्कार की देन है, ये क्या क्या बना रहे हो आप ये? पता नहीं। अब देखो, आपत्ति आपत्ति। अब देखो ये हाँ गेन भैया। और लूज नहीं कर सकता, ये इलेक्ट्रॉन को दे नहीं सकता या इलेक्ट्रॉन को ले नहीं सकता, तो इसलिए इसने क्या निकाला तरीका, इसने एक नई टेक्निक निकाली। इसने बोला यार हम दे नहीं सकते, हम ले नहीं सकते, लेकिन हम क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे, ठीक है। इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स, जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की मदद से बनते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें कार्बन क्या करता है, या कोई भी, कार्बन ही नहीं और भी जो है वो शेयरिंग करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया और कई सारे हैं। तो इनमें ये क्या करते हैं कि, यहां पर पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं, कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये होगा आपका द कंपाउंड्स formed by sharing of electrons are known as covalent compounds। इनको हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। अब देखो इनकी बातचीत क्या है कि ये क्या करते हैं शेयरिंग में, ये बोलते हैं कि मैं अपने जो वेलेंट कंपाउंड का मतलब होता है, वेलेंस का मतलब पता है ना, वेलेंस का मतलब होता है आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, हाँ है ना। भैया। पिछले क्लास में आपको याद होगा, 9th क्लास में हम बोलते हाँ थे, भैया 9th में बैलेंस आपने बताया था। इलेक्ट्रॉन्स। हाँ हाँ इसका भैया, मतलब होता बैलेंस है शेल, आउटर मोस्ट बैलेंस। शेल के इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट मतलब अपने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना। ये क्या करते हैं, अपने अपने वैलेंस मतलब शेल के, आउटर मोस्ट शेल की। हाँ अच्छा भैया अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने को, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। हाँ शेयर करते हैं। ये लेन देन नहीं करते, ये बोलते हैं भाई मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रख रहा हूँ बीच में, तू भी अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रख बीच में, जब मेरे को जरूरत होगी तो मैं ले लूंगा, जब तेरे को जरूरत होगी तो तू ले लियो, ठीक है। जैसे कि ये साइकिल ले लिया दो दोस्तों ने मिलके, वो बोलेगा यार तू भी चला लियो मैं भी चला लूंगा, दोनों की साइकिल हो गई है ना। दो दोस्तों ने मिलके एक साइकिल ली, बोल दिया कि भाई तू भी शेयरिंग चला करते हैं लियो, वो।
हाँ शेयरिंग कर रहे हैं, ये किसी की है नहीं साइकिल, ये दोनों की साइकिल है। जब उसको यूज करनी होगी वो भी करेगा, उसको यूज करनी होगी वो भी करेगा। ठीक है, अब देखो जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं आपको, जैसे कि H2 का मॉलिक्यूल कैसे बनता है बच्चों, देखो। अब इसमें हम क्या करते हैं, खाली वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक ठीक है, तो हाँ ये भैया। एक हाइड्रोजन और ये एक और हाइड्रोजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन को क्या चाहिए कि उसके बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ये क्या करता है, ये अपना शेल बीच में, ये अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखता है, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखता है, और ये क्या करते हैं, इन दोनों की शेयरिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसको हम क्या क्या? बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, ये एक हाँ इलेक्ट्रॉन भैया। का क्लाउड बोलते हैं इसको। यहाँ पर दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन रख दिए हैं, इसने भी अपना रख दिया, अच्छा इसने अच्छा भी भैया। अपना रख दिया, बीच में रख दिया है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से बन रहा है, ऐसे समझना। भैया ले भी तो सकता है ये किसी से। ये इसने यहाँ पर रख दिया है, ये इसने भी यहाँ पर रख दिया, मतलब थोड़ा सा अपने से आगे निकाल के रख दिया कि ये ले भाई तू भी यूज कर ले, ये ऐसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है। ठीक है, अच्छा भैया। हाँ। ले नहीं सकता भैया किसी से, एक कौन? ले ले फिर ये बैलेंस बन जाएगा। एक लूज भी तो कर सकता है। बेटा इसका पर सोचो ये ना, लूज। इसका हाइड्रोजन का तुम अभी सोच नहीं पा रहे, तुमको मैंने थोड़ी सी डीप चीजें सिखाई पर तुम दिमाग नहीं लगा रहे। प्रोटॉन तो एक ही है, एक प्रोटॉन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन संभालना मुश्किल हो जाएगा ना। ठीक है, अच्छा भैया। हाँ। और अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेगा। हाँ भैया सही बोल रहे हो। अब देखो, ये देखा हमने, इसके बाद इसी तरह अगर मैं O2 की बात करूं, O2 के सबसे बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। 6। 1 2 3 4 5 6। ये एक ऑक्सीजन है, ये एक और ऑक्सीजन घूम रहा था यहाँ पर, इसके में भी कितने हैं, 1 2 भैया हम 3। जज कैसे करेंगे कि कौन शेयरिंग करेगा कौन लूज गेन करेगा? जब लूज गेन तो आता है, इस चैप्टर शेयरिंग। में सारी की सारी शेयरिंग ही है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स को देखो, ऑक्सीजन के पास क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसको कितने की जरूरत है, 2 की जरूरत है ना, तो इसने अपने 2 बढ़ा दिए, ये बोल दिया ले मेरे 2 यूज कर ले। ठीक है, और इस वाले ऑक्सीजन को कितने की जरूरत थी, 1 2 3 4 5 6 थे इसके पास, इसको भी 2 की जरूरत थी। तो अगर मैं इस ऑक्सीजन के गिनूंगा, अगर मैं इस ऑक्सीजन के गिनूंगा तो 2 ये हैं, 2 ये हैं 4, 2 इसके ये हैं 6 और 2 इसके हैं 8। ठीक है, अगर इसकी बात करेंगे तो हम इसी तरह अगर हम दूसरे वाले की बात करेंगे तो इसके पास कितने हैं, 2 2 ये 4 6 2 8। 6 2 ये और 2 ये, मतलब ये जो 4 हैं ये दोनों यूज कर रहे हैं, ये भी खुश वो भी खुश। दोनों खुश हो गए। अब देखो अकेले अगर ये दोनों ऐसी होते तो क्या ये किसी के साथ कर पाते? ये ऑक्सीजन का, इस वाले ऑक्सीजन एटम का नेचर क्या है कि ये तो भैया गेन करता है, इसका नेचर क्या है कि ये हाँ तो भैया। इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो ये तो कभी कंपाउंड ही नहीं बना पाते, ऐसे तो ये कभी कंपाउंड ही नहीं बना पाते ना, इसका भी गेन करने का, भैया इसका भी गेन करने